हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 20th ऑफ अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है इज रिपेयर एंड मेंड। नेपाल और बांग्लादेश को इंक्लूड करते हुए हमारे जो नेबर्स हैं साउथ एशियन या फिर अपन कहे सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, उनको कैसे रिपेयर करें, अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या प्रॉब्लम पहले निकल के आई है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और अभी क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं पॉलिटिकल लेवल पे। सेकंड इज़ हर राइट टू प्रॉपर्टी। जो रिसेंट अभी वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि जो लड़कियां हैं शादी करके अपने पिता के यहाँ से अपने ससुराल चली जाती है तो उनका प्रॉपर्टी में राइट है कि नहीं है। तो वैसे तो हिंदू सक्सेशन लॉ आया हुआ है ऑलरेडी 1956 का, बट इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और साथ में 2005 में एक जजमेंट आया था, उसमें ये बोला था कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक। तो ये और साथ में लिमिटेशन लगा दी थी कि ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है, 2005 के जो लॉ का नोटिफिकेशन आया उसके बाद में ये चीज़ अप्लाई होगी। तो वो सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही थी, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करने की बात की गई है। साथ में कुछ चैलेंजेस की बात भी की है कि कहाँ आगे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस जजमेंट के बावजूद। थर्ड आर्टिकल है वो है अपना कॉलिंग कंटेम्प्ट बाय इट्स नेम। अभी जो प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में जो कंटेम्प्ट के चार्जेस लगे हैं उनको कन्विक्ट किया गया है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के बताया गया। अभी तक अपन ने क्रिटिसिज्म देखा था, बट यहाँ पर आज राइटर ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है और किस बेसिस पे ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ इज वाई वी नीड सेरो सर्वेज। ठीक है, अभी क्या है, कोविड-19 केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर राइटर कुछ कंसर्न्स बता रहे हैं और एक सोल्यूशन बता रहे हैं कि किस तरीके से अपन मास टेस्टिंग करवा करके, रैपिड रैंडम टेस्टिंग करवा करके और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर में, और किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज़ को इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल अपना रिपेयर एंड मेंड। देखो, अभी दिल्ली ने काठमांडू से बातें कुछ शुरू की हैं जो कि वाकई में बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ हो चुका है जिसकी वजह से रिलेशन डिटेरियोरेट हो चुके हैं। जिसमें अपन कह सकते हैं नेपाल और इंडिया की अगर बात की जाए तो टेंशन्स लगातार बढ़ती गई हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, और बांग्लादेश के साथ में भी अगर इंडिया को देखें, इंडिया के रिलेशंस को देखें तो कहीं ना कहीं हल्का सा डाउन स्टेप हुए हैं। कैसे? देखो, नेपाल का तो ऐसा है कि इंडिया ने जैसे ही नया अपना एक मैप डिक्लेयर किया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके, बाइफर्केट करके 2 यूटीज़ में डिवाइड किया, तो जो उत्तराखंड वाला रीजन है उस उत्तराखंड वाले रीजन में कुछ ऐसे टेरिटरीज जैसे कि लिपुलेख, लिम्फियादुरा और कालापानी, इस वाले रीजन को इंडिया ने अपनी मैप में एक्सप्लिसिटली, मतलब एक तरीके से डोमिनेंटली दिखाया है कि ये हमारा ही पार्ट है। तो उस वजह से नेपाल कहीं ना कहीं ऑफेंडेड फील कर रहा था। तो उस और दूसरा, यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइना का जो रोल है नेपाल में बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से वहाँ के लोगों को एक तरीके से एक नरेशन बन रहा है कि जो इंडिया है, जो बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, उसकी वजह से नेपाल कहीं ना कहीं सबसाइडेड और साइड में दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो उन चीज़ों की वजह से नेपाल की गवर्नमेंट ने बहुत एक्सट्रीम कदम उठाए हैं, जैसे कि अपना खुद का मैप अडॉप्ट कर लिया नया, जिसके अंदर जो इंडिया इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी को इंडिया ने जो ये बताया अपना, तो इनको उन्होंने भी अपने मैप में बता दिया। तो कहने का मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी को इन दोनों ने अपना अपना बता दिया, तो इस वजह से ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ चुका। साथ में एनआरसी की बात हुई और जो एक रिपरकशन की, एक तरीके से जो रोहिंग्या वाला इशू था, उन चीज़ों को लेकर के उनको बातों, इन सारी चीज़ों के एक्यूमुलेशन से बांग्लादेश के साथ में भी अपने रिलेशंस कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट या फिर वीक होते हुए दिखाई दिए हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं, पर कहीं ना कहीं हल्के फुल्के उनमें डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। अभी क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाली काउंटर पार्ट जो कि केपीएस ओली पूरा नाम है उनका, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, उनसे बात की है मंडे को मीटिंग के फाइनल आउट करने के लिए, और उन्होंने जो टेरिटोरियल इशू चल रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात करने की आगे एक नींव डाली है। और वो टेरिटोरियल इशू किसका रहेगा? लिपुलेख, लिम्फादुरा और कालापानी ट्रांजैक्शन। इसको अपन मैप पे देखने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर उत्तराखंड वाले रीजन में है। ठीक है, इसमें ये देखो, लिपुलेख इधर है, कालापानी ये रहा, और ये
लिम्फिया दूरा वाला ट्राई जंक्शन, इस पूरे रीजन की यहाँ पे बात हो रही है, ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है। तो एक तरफ इधर चाइना है, मैप अच्छे से देख लो, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है। तो हुआ क्या था, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1815 में, जिसमें एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी नेपाल का जो मोनार्की थी वो। तो इसमें ये डिसाइड किया गया था कि रिवर काली जो है उसके वेस्ट की टेरिटरी पे जो नेपाल का किंगडम है, नेपाल का किंग है, वो अपनी क्लेम को छोड़ देगा, ये हुआ था। तो इस चीज में क्या रहा है कि उस टाइम पे जो सोर्स था रिवर काली का, वो उस चीज को रिवर जो सुगौली की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, तो उस 1815 में जो हुई थी, उसके अंडर में ये क्या था कि जो रिवर काली है उसके वेस्ट की तरफ नेपाल नहीं जाएगा और ईस्ट की तरफ ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे। तो इस चक्कर से क्या हुआ, इसी चीज को फॉलो करते हुए आज तक चलते आए हैं। पर हुआ क्या, पहले मोनार्की थी और मोनार्की फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ स्विच होना शुरू हो गई नेपाल में 1990s में। तब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसे ही आने लगे तो नेशनलिज्म आता है डेमोक्रेसी के साथ में। तो नेशनलिज्म जैसे ही आया तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोकल लोगों ने, नेपाल के ने, कि जो ये काला पानी और ये जो रिवर काली के नियर बाय लिपू लेक वाला रीजन है, ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको आप इंडिया के साथ में कंसल्ट करो, फाइनल आउट करो कि हमारा है या नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब आउट करें। तो वो सारी चीज़ों पर काम होना शुरू हुआ ही था। पर अभी रिसेंटली नेपाल की गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर लोकल प्रेशर लगातार बनता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, नेपाली गवर्नमेंट के ऊपर, तो नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात भी की कि आप इस मैटर पे जल्दी से जल्दी अपने को डिस्कशन करना चाहिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। पर पेंडेमिक आउटब्रेक कोविड-19 की वजह से इसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसके बारे में बातचीत होना बंद हो गई। तो फिर जाके फिर जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफेंड करना शुरू कर दिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, जिसमें मैप एडॉप्शन भी है, नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा उस मैप को पारित करना, एक्सेप्ट करना भी है, और साथ में ये भी कहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहना कि जो राम, क्योंकि हिंदू नेशन है एक नेपाल, ठीक है, तो हिंदू नेशन होने के नाते उन्होंने ये कह दिया कि सॉरी, कि लॉर्ड राम है वो नेपाल से ही बिलोंग करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं टेंशन को इंक्रीज करने वाली थी। तो ये बातचीत जो हुई है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, ये एक अच्छा सिग्नल है। साथ में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला का 2 दिन का विजिट ढाका को हुआ, वो भी उस टाइम पे जब शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो बीजिंग से $1 बिलियन के लोन की बातचीत कर रही है रिवर तीस्ता पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इस टाइम पर जाना, तो कहने का मतलब दोनों का जो टाइमिंग है, प्राइम मिनिस्टर का बात करना और ये फॉरेन सेक्रेटरी का बांग्लादेश के विजिट पे जाना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे उठाया हुआ कदम है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो नेपाल ने अपने खुद के इश्यूज को, जो टेरिटोरियल इशू था उसको जो बताया, और उसके बाद में जब अपना नया मैप इंडिया ने एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं नेपाल कंसर्न था, तो इस बात को इंडिया ने फॉर ग्रांटेड लेकर के छोड़ दिया और ये कहा कि अभी ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19 की, इसको अपन खत्म करेंगे, इसके बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। पर इस चीज़ से क्या हुआ, नेपाल कहीं ना कहीं इम्पेशेंट रहा और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, तो ज़्यादा रिलेशन में टेंशन आना शुरू हो गई। साथ में आप बांग्लादेश के साथ में देखोगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया और उसके साथ में आप एनआरसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये होने लग गया टेंशन। और साथ में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए कि जो इलीगल बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको हम वापस भगाएंगे और उनको वापस बांग्लादेश में एक तरीके से वहाँ पे भेज देंगे। तो वो जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए कंसर्निंग थी, तो इस वजह से दोनों देशों के साथ में इंडिया का कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ना शुरू हो गया था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो इंडिया खुद बड़ा कंट्री साउथ एशियन सब या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन रीजन में, और साथ में ये छोटे छोटे कंट्री जिनके साथ में इंडिया को अपनी एक रिलेशनशिप अच्छी बनाए रखनी चाहिए, वहाँ पर एक और प्रॉब्लम आके शुरू होने लग गई, वो ये कि जिन स्टेट्स की बॉर्डर दूसरे जैसे कंट्री के साथ लगती है, फॉर एग्जांपल अपन वेस्ट बंगाल की बात करें और असम की बात करें, इनकी बॉर्डर किससे लग रही है, बांग्लादेश से। तो आप जो नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर आप इन स्टेट की पॉलिटिकल एजेंडाज के बारे में ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि जैसे कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट होने ही वाला था, फाइनलाइज होने वाला था, उसमें वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो स्टेट की जो एक
डोमिनेंस है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। पर हाँ, अभी ठीक है कि जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में वो कहीं ना कहीं अब डोमिनेटिंग फोर्स है, तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपन बात ही कर चुके हैं कि सीए इन असम और वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो चल रहा है पूरा, तो उसकी वजह से बांग्लादेश के साथ में अपन रिलेशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और नेपाल जो है अपने आप में एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, जो पहले एक फ्यूडेटरी स्टेट रहा हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो सारी चीज़ें, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ज़रूरत क्या है कि हमारे नेबर्स जो भी हैं उनको हमें इक्वली ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। जितने भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, अगर साउथ एशिया की बात की जाए, उनको इक्वली हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड है इंडिया को, वो छोड़ना चाहिए और सबको एक तरीके से इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। साथ में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज जो आ रही हैं धीरे धीरे, जिनमें बांग्लादेश एक है और दूसरी आप देखोगे तो नेपाल अभी इमर्ज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने खुद के राइट्स की बात करेंगे। और अपने खुद के राइट्स की बात कर रहे हैं तो ये चाइना कार्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं कि भाई इंडिया तू करे तो ठीक है, नहीं चाइना हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है। और इंडिया अपनी सोवर्निटी और इस पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करें साउथ एशिया की, तो वहाँ पर अपनी जो डोमिनेंस रही है पास्ट की, उस चीज़ को इंडिया भी मेंटेन करना चाहता है। तो अभी टाइम ये है कि हम सारे नेशंस को इक्वली ट्रीट करें, रिकग्नाइज करें सभी को, और साथ में ये भी देखें कि इंडिया अगर सबसे बड़ा कंट्री है इस रीजन का, तो एक बड़े दिल के साथ में, जेनरोसिटी के साथ में उनको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। और अभी तक जो एक ट्रांजैक्शनलिज्म का एटीट्यूड जो अडॉप्ट किया हुआ है प्रीवियस कुछ सालों के अंदर, उस ट्रांजैक्शनल रिलेशन को हमें थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। ये कि आप अगर चाइना के साथ जाते हो तो हम आपका साथ नहीं देंगे, या फिर चाइना अगर आपके साथ में ज़्यादा एंगेज कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना वर्सेस इंडिया का जो मैच है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ में, हमारे जो रिलेशंस हैं उन पे नहीं जाना चाहिए। तो अभी ये टाइम है जिसमें हम हमारे जो रिलेशनशिप है उनको अपन रीसेट और फिर रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो भी खराबियां, जो भी गड़बड़ियां हैं, उनको रीमेक कर सकते हैं। नेपाल और इंडिया का रिलेशन अगर आप देखोगे तो वो तो इस तरीके का है कि जैसे यूरोप में होता है। कैसे कि हमारे यहाँ पर पीपल टू पीपल टाई बहुत अच्छा है, साथ में हमारे फ्री मूवमेंट अलाउड है, कोई वीज़ा पासेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको रिपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटेंशन है दिल्ली में, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ हमें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जिसमें पीपल टू पीपल कनेक्शन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो शेयर्ड हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल जो टाइज़ हैं उनको हम और हार्नेस कर सकें। तो आगे इस पूरे रीजन की अगर पीस को हमें इंश्योर करना है और इंडिया को एक डिग्निफाइड वे के अंदर एक कहते हैं ना सुपर पावर की तरह इमर्ज होना है, तो नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशन रखने ज़रूरी होंगे, चाहे वो काठमांडू हो, चाहे ढाका हो। इनके अलावा जो भी रीजन वाले जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी हमें साथ में अच्छे रिलेशंस रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, हर राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल लिखा है हिना सिंह और स्वाति पाराशर ने। देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर राइटर एक एनेक्डोट देते हैं छोटा सा, कि अगर नेचुरल राइट्स की बात की जाए तो अगर इनको डिस्क्राइब किया जाए तो एक तरीके से एनार्काइकल फैलाइस जो भी गड़बड़ियाँ रही हैं, या फिर रेटोरिकल जो प्रीवियसली जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, उनको अगर अपन डिस्कार्ड करें तो नेचुरल राइट्स कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ शो करते हैं, जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अपहेल्ड की जा रही है जुडिशरी के द्वारा। तो ये बोलते हैं कि एक इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलोसोफर हैं जिनका नाम है जेरमी बेंथम, उन्होंने ये कहा था कि अगर पॉजिटिव राइट्स की आप बात करो, और पॉजिटिव राइट लीगल राइट्स जिनके अंदर सबके इक्वल राइट्स इंश्योर किए जा सके, तो उनकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और टेंजिबिलिटी तभी इंश्योर होती है जब कानून अच्छे से काम करता है, और केवल कानून ही इन चीज़ों को इंश्योर कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जो नेचुरल राइट्स हैं इनके स्कोप को
चैलेंज करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो भी आज के टाइम की जो उदारवादी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर नेचुरल राइट्स पे ही काम होता है। पर उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर करनी पड़ती है। वो कैसे की जा सकती है कि मानो आपने लॉ बना दिया, लेजिस्लेशन आप लेके आ गए प्रोग्रेसिव, और आपने कानून को इंश्योर करने के लिए जुडिशियरी ने भी आपकी हेल्प कर दी। तो उन परिस्थितियों को अगर देखें, उन कंडीशंस को अगर अपन कंटेक्स्ट में ले, तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला फैक्टर आता है फिर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बन के आता है। ये बात सही है कि डेमोक्रेसीज के अंदर लोग वोट के लिए या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इन इंडिविजुअल लिबर्टीज को कहीं ना कहीं लोगों को हैंड ओवर करना चाहते हैं। वो बात भी सही है कि साथ में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सोशल एथोस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कास्ट, रिलीजन, जेंडर वाला इशू। अब इसमें आप जो रेटोरिक चलता आ रहा है, जो प्रीवियस जो हमारी हिस्ट्री रही हुई है, एक्सपीरियंस रहे हुए हैं, जिसमें पैट्रियार्की डोमिनेट करती है, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ करते हो तो भी चलो इन जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी अगर एग्जीक्यूटिव अपनी कैपेबिलिटी के अंडर में कुछ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लेके आते हैं और फिर उसके बाद में उनको अगर जुडिशियल सपोर्ट मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, जिसमें आप नेचुरल राइट्स को आप इंश्योर कर पाते हो, एक इक्वालिटी वाला जो सेंस है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत बार हो चुका है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आर्टिकल 21 में कितने राइट्स है, इवन राइट टू स्लीप वो भी इसके अंडर में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है पर फिर भी एक कंटेस्टेशन आता रहता है कि मतलब मोरालिटी, लीगैलिटी और कस्टमर जो आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस रही हैं, सोशल वैल्यूज़ जो रही हैं, उन चीज़ों को जो सोसाइटी की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक बन के डेवलप हो चुकी हैं, उन चीज़ों को आप कैसे सेटल आउट करोगे। जो डिफरेंसेस हैं, जो सोशल एटीट्यूड बन चुका है, जहाँ पर बेटी को उसका अधिकार देने से या फिर औरतों को ज़्यादा राइट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको कैसे आप हैंडल आउट करोगे। तो उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये रिसेंट जो जजमेंट है ना, जिसमें कॉर्पोरेट राइट, मतलब जिसमें आप हम वारिसता की बात आए, कहने का मतलब अगर बेटे को जितने राइट मिल रहे हैं प्रॉपर्टी में उतने ही बेटी को मिले, तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा जजमेंट है। पर अपने को यहाँ पर कुछ और चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है, और वो क्या चीज़ें हैं देखते हैं। ये 3 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने ये जजमेंट दिया है और ये बताया है कि वुमेन आर बोर्न एज इक्वल, जन्म से ही बराबरी का हक रखती हैं। अभी तक हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल माइंडसेट ने हमेशा से वुमेन को एक इन्फीरियर स्टेटस प्रोवाइड किया है। तो ये जजमेंट जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंसिडर कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। पहला तो ये कि जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जिन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेके आए थे, उनका उन्होंने जो एक ग्राउंड सेट किया था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने अपहेल्ड किया है कि जो भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको भी सक्सेशन में इक्वल राइट मिलना चाहिए। दूसरा ये बताते हैं कि जो कन्फ्यूज़न एक पैदा हो चुका था, कैसे, जब प्रकाश वर्सेज फूलवती 2016 और एक ये दनामन एट सुमन सुरपुर वर्सेज अमर सिंह केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक कन्फ्यूज़न आ चुका था कि आपने जो जजमेंट दिए हैं उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। वो कैसे कि जो फर्स्ट केस है इसमें क्या है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 2005 में, इस वाले को अपन यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, 2005 में अमेंड किया गया था। तो उस टाइम पे ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन में कि जो औरतें अपनी क्लेम लेना चाह रही हैं वो तभी ले पाती हैं जब उनके पेरेंट्स जिंदा हैं। तो कहने का मतलब, और साथ में कब, जब उनका पेरेंट्स कब जिंदा है, जब उनकी ये जो नोटिफिकेशन आई इस कानून की, इस एक्ट की, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो अमेंड हुआ 1956 में, जिसमें ये बताया गया कि पेरेंट्स अगर जिंदा है तभी आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो।
और वो भी तब जब ये नोटिफिकेशन आ चुका हो पब्लिक डोमेन में। तो कहने का मतलब ये था कि एक तो यहाँ पे टाइम लिमिट और ये कंडीशन लगा दी आपने। दूसरा केस जो आप बता रहे हो जिसमें कॉर्पोरेशनरी राइट को आपने बर्थ राइट बताया, कौन से केसेस में? इन दोनों केसेस में। कौन सा? प्रकाश और फूलवती वाला, एक दनाम्मा सुमन सुरपुर वर्सेस अमर सिंह अमर वाले केस में। तो इन दोनों केसेस में आपने क्या कर दिया, एक तरफ तो लिमिट फिक्स कर दी कि माता पिता अगर जिंदा है तो राइट बनेगा, और एक बोल रहे हो कि बर्थ राइट है। तो ये जो कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आउट कर दिया और फाइनल में ये कह दिया कि कॉर्पोरेशनरी जो राइट है, प्रॉपर्टी में जो राइट है, एक लीनिएज का जो राइट है वो बर्थ राइट होता है। इसमें कोई लीगल नोटिफिकेशन की या फिर कोई भी डेट या डिक्लेरेशन की माता पिता है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है। तो ये नेचुरल राइट जो है इनहेरिटेंस वाला, ये अपहेल्ड करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कॉडिफाई हुआ था उसकी ही वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं अपहेल्ड करता हुआ दिखाई देता है। ये जो जजमेंट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का जो एटीट्यूड है उसको भी शो करता है कि अभी जो भी जजमेंट आ रहे हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिसेस में हमेशा वुमेन के फेवर में आ रहे हैं, और वुमेन का जो अभी तक जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो चलता आ रहा था पैट्रियार्की सोसाइटी में, उसको भी एड्रेस करने की जुडिशरी रिपीटेडली कोशिश कर रही है। और ये अपने आप में जुडिशरी की ब्रॉड माइंडेडनेस को भी शो करती है और पैट्रियार्की प्रैक्टिसेस को भी डिसमेंटल करती हुई दिखाई देती है। अभी आगे देखें इस आर्टिकल में, तो अभी रिसेंट बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं जिनके बेसिस पे ये सारा बताया जा रहा है कि ब्रॉड माइंडेड हो गया, प्रोग्रेसिव ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे कि CB मुथम्मा और नरगिश मिर्ज़ा 1981 केसेस की बात देख लो, जिसमें स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने की कोशिश की। स्टीरियोटाइप मतलब लड़कियों को लेकर के, फीमेल को लेकर के जो थॉट प्रोसेस होता है कि कमज़ोर हैं वो, ठीक है, उस चीज़ को तोड़ा गया। या फिर सबरीमाला केस जिसमें औरतों को एंट्री अलाउ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। या फिर अभी रिसेंटली जो परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश कर दिया गया है वुमेन ऑफिसर्स के लिए इंडियन आर्मी में, तो उसका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं जुडिशरी से ही होता है। जुडिशरी ने ही डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कहने का मतलब ये सारी जजमेंट जो है अपन कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में कि जो अभी रिसेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है जुडिशरी के द्वारा। तो जुडिशरी की जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल इक्वालिटी को इंश्योर करने में अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, और इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इशू क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले स्त्री धन। देखो शादी में क्या है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अपने को पता है शादी के टाइम पे पिता अपने घर वालों से बात करके और अपनी बेटी को, पिता जो है बेटी का, वो अपने घर वालों से बात करके बेटी को क्या देता है कि बेटा ये स्त्री धन है, तू तेरे साथ में रखना, अगर कोई परिस्थिति एडवर्स कंडीशन आ जाए तो तू उस परिस्थिति से निकल सके। तो कहने का मतलब इस स्त्री धन को अपहेल्ड किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14(1) के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से नींव लग जाती है धीरे धीरे डॉवरी वाली बात को। अब डॉवरी क्या है, एक तरीके से यहीं से ओरिजिन होती जाती है, और डॉवरी के केस को या डॉवरी की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है और एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जो एक यहाँ पर स्ट्रेंथ देने की बात हुई है जो स्त्री धन बोल के वो डावरी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको आप क्या, ये जो अभी रिसेंट रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने जो मैरिज के टाइम पे जो पैसा लिया है और दूसरा आप लीनियज के बेसिस पे भी आप प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले रहे हो, तो ये डबल बेनिफिशियरी जो निकल के आ रही है वुमेन के लिए, क्या आप उसको एड्रेस कैसे करोगे वो अपने को फाइनल आउट करने की ज़रूरत है। क्यों? शादी के टाइम पे पिता ने सबको राजी करके पैसा दे दिया, मान लो आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए फॉर एग्जांपल। तो फिर उसके बाद में शादी के बाद में अगर बेटी फिर से क्लेम करे कि जो प्रॉपर्टी है उसमें से मेरा हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरफ तो आपने डाउरी भी ले ली और दूसरी स्त्री धन के नाम पर जो डाउरी आजकल लेने लगे वो भी हो गई, और दूसरी तरफ आप प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले रहे हो। तो ये डबल बेनिफिशियरी वाला इशू है ये। और दूसरी चीज़ ये कि क्या हम ये डॉवरी वाले इशू को ख़त्म कर सकते हैं कि भाई आजकल लड़कियों का
लड़कों के बराबर हिस्सा है तो शादी के बाद में भी वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करेगी। तो उस केस में आप डॉवरी वाला इशू है उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसके साथ में अगर अपन बात करें राइट टू पोजेशन की, ये भी अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शादी के बाद में लड़कियां हमारे यहाँ पर अपने ससुराल चली जाती है और अपने एंसेस्ट्रल होम को छोड़ देती है। तो होता क्या है कि अर्बन एरियाज़ में तो चलो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बहुत स्पीडली होते हैं और लड़कियां भी अवेयर होती हैं और वुमेन जो होती हैं वो भी अवेयर होती हैं, तो वो अपना क्लेम कर सकती हैं। पर ये जो है ये रूरल कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है एग्रीकल्चरल लैंड, और एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको एक तरीके से सेटल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट का मतलब कैसे कि ज़्यादातर औरतें जो हैं इस चीज़ से डरती हैं कि हम केस ना लड़ें। केस लड़ने की नौबत जब आती है तो वो अगर लड़ने भी पहुंच गई तो अपनी लाइफ पूरी लिटिगेशन के नाम पे ही बिताती रहती हैं, और साथ में उस डॉक्यूमेंट जिसका उनको एक्सेसिंग चाहिए है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई भी खेत है, उसका अगर डॉक्यूमेंट को एक्सेस वो चाहती है तो वो अपनी ज़िंदगी उसी में खपा देगी पूरी जुडिशियल एक्टिविटीज़ में। तो जुडिशरी को भी थोड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और साथ में अपने को पता है कि जो मेल हेयर्स हैं क्या वो वाकई में अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपनी जो काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो बहन है या फिर अपनी वाइफ है, उनके साथ में शेयर करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये भी अपने को, जो राइट टू पोजेशन है, ये भी अपने आप में एक इशू निकल के आता है। दो इशू हो गए, पहला स्त्रीधन और दूसरा राइट टू पोजेशन। ऐसे ही अगर अपन देखें आज के टाइम पे मिडिल क्लास वुमेन जो है वो बहुत अवेयर है, वेल अवेयर है, वेल नॉलेज्ड है, वेल एजुकेटेड है। वो ठीक है कि हाँ डॉवरी के लिए लड़ लेती है, पर जब उनका भी जब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात आती है तो वो भी कहीं ना कहीं इस इशू में अपने आप को बैकफिट पे ही पाती है। वो अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे कि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे भाई के बराबर ही मेरी पावर है, और वो अगर खुद की क्लेम लेना चाहे और लीगैलिटी की तरफ जाना चाहे, लीगल पाथ की तरफ जाना चाहे, तो उसको खुद को ही बहुत ज़्यादा इमोशनल अब्यूजेस का सामना करना पड़ता है, इवन उसकी खुद की फैमिली में ही। ठीक है, तो कहने का मतलब जो डॉवरी के लिए जो लड़की लड़ाई लड़ लेती है, वो लड़की अपने हक के लिए अपने भाइयों से लड़ने के लिए या फिर अपने जो मेल हेयर्स हैं उसके माता पिता के खुद के इक्वल काउंटर पार्ट्स हैं उनसे भी फाइट करने से कहीं ना कहीं रुकती है। तो एजुकेशन के बावजूद ये इशू चलता आ रहा है। इसके अलावा ये कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ये बहुत प्रोग्रेसिव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ओकेजन है, पर हमारे जो सोसाइटी के अंदर ये जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म इनको अपन बोल रहे हैं, इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसका कोई आगे स्कोप नहीं दिख रहा है। क्योंकि वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है और उनके खुद के राइट्स हैं, उनकी खुद की डिग्निटी है, उनकी खुद का एक जो लिटरेसी का जो राइट है वो कहीं ना कहीं डिनाइड है। एजुकेशन लेवल कम है गांव, और गांव में आप देखोगे तो ये तो बहुत ही बुरी परिस्थिति आपको दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर बता रही है राइटर कि बिहार में अभी भी गाँव में औरतों को उसके गांव के नाम से एड्रेस करते हैं या फिर उसके हस्बैंड के नाम से कि भाई उसकी पत्नी, जैसे हस्बैंड का नाम ए है तो ए की पत्नी या ए की वाइफ इधर आना, ऐसे करके एड्रेस किया जाता है। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं जहाँ पर एक औरत को एक इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके हस्बैंड का या उसके चिल्ड्रन का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में ये जो आपने अभी कानून एक जजमेंट दिया है वो इम्प्लीमेंट होना एक थोड़ा सा दूर की बात लगती है, फार फ्लंग्ड गोल। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के बावजूद औरतें नहीं फाइट कर पा रही हैं, तो ये चीज़ हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये कोर्ट का डिसीजन बहुत वेलकमिंग है, और साथ में हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा, और जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो औरतें हैं उनके राइट्स को हम अच्छे से इंश्योर कर सके, फिर चाहे वो कॉन्जुगल राइट्स हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स हो, सारे हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जितने भी बैरियर्स हैं सोसाइटी के, चाहे वो कल्चरल, रिलीजियस या एजुकेशनल बैरियर्स हो या कास्ट हो या इनइक्वालिटीज़ के हो, इन्हें हमें मैसिव ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, इनको
बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। सोशल एटीट्यूड को हमें ओवरकम करना पड़ेगा और लिटिगेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई और एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी वुमेन अपनी प्रॉपर्टी को अगर क्लेम करे तो वो इजीली लिटिगेट कर सके, इजीली चीज़ों को कोर्ट तक ले जाए और अपने राइट्स को प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर सके। होप आपको पसंद आया होगा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कॉलिंग कंटेम्प्ट बाय इट्स नेम, ये आर्टिकल लिखा है हितेश जैन ने। देखो, प्रशांत भूषण का जो केस है, इसके बारे में अपन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज अपन थोड़ा सा अलग देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जून में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए और उन दोनों ट्वीट्स में क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो इस मैटर के ऊपर 3 जजेस की बेंच ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने भूषण को गिल्टी फाइंड किया है और साथ में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लीगल फ्रेटर्निटी की बात आती है, तो हमें पूरी चीज़ों को एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या तो इसके रिपरकशन हो सकते हैं और क्या इसका बैकग्राउंड रहा है। ये चीज़ हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो जजमेंट दिया गया है, इसके क्या आगे फ्यूचर में इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, ये स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन होता है जो सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक्सरसाइज करती है तो कॉशियसली करती है, और ये चीज़ बिल्कुल होनी भी चाहिए कि बहुत सोच समझ के इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाए। और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले प्रोविजन का यूज करना या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है टू एंश्योर कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में बना रहे और ये इस चीज को कंटिन्यू, और जुडिशरी की जो डिग्निटी है उसको अपहेल्ड किया जाए आगे लंबे समय तक, जब तक जुडिशरी और जब तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये एक पॉइंट आता है। वैसे तो क्रिटिसिज्म यह आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है लॉर्ड्स को, जो हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लीडर्स हैं उनको बोल दिया कि द ओल्ड फूल्स, ऐसे करके जो आर्गुमेंट अपन ने देखे थे। चलो वो चीज़ ठीक है, तो पर फिर भी डिग्निटी को अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो उन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। जो रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी अटैक हुए हैं जुडिशरी पे या फिर इंस्टीट्यूशंस पे, वो किए गए हैं इंस्टीट्यूशनल डिसरप्टर्स, जो ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट ना होने दे। साथ में यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ये वो इंस्टीट्यूशनल डिसरप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ऑफेंडेड या फिर ये फील कर रहे हैं कि जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जजमेंट्स दिए हैं वो उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट में चले गए। तो वो एक नरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के ले लो या फिर और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने वर्डिक्ट दिए हैं, उन वर्डिक्ट्स को लेकर के वो ये सोच रहे हैं कि एडीएम जबलपुर का जो इमरजेंसी के टाइम पे केस आया था उसी के इक्विवेलेंट सारे के सारे केसेस हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो फंक्शनिंग परफॉर्म की है वो अपने लिमिट्स, अपने दायरे में की है। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के साथ में मिलकर के कोई एक्टिविटी कर रही है और वो भी फाइनली वेलफेयर के लिए और एविडेंस बेस पे कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हर केस ही इमरजेंसी के टाइम के केसेस से आप कंपेयर कर सको, ठीक है। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो कुछ भी किया है पास्ट में, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो कुछ भी परफॉर्म किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, वो चैरिटेबल एटीट्यूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मतलब जनता का भला हो, ये चीज़ ध्यान में रख करके किया हुआ है। आज एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म होता रहता है जुडिशरी का, अपन भी आर्टिकल बहुत सारे पढ़ते हैं, उन आर्टिकल्स में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि जुडिशरी ने कोई भी एक्टिविटी की है या कोई भी वहाँ पर कमियाँ आ रही हैं, तो उनको क्रिटिसाइज जब किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको खुले हाथों एक्सेप्ट भी कर रही है। पर अभी जो रिसेंट ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो हुआ है मैलिशियस या फिर फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे। अब अपन देखते हैं कि क्या गलती थी इन स्टेटमेंट्स में, जो 2 ट्वीट्स थे।
यहाँ पर राइटर एक कोट देना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्रिमिनल कंटेम्प्ट वाला जो इशू है या फिर एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट को तभी इशू करता है, वो भी उन केसेस में जिन केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब बहुत ही मुश्किल से जो केसेस होते हैं उनमें। जैसे कि एग्जांपल देते हैं अरुंधति रॉय का। उन्होंने एक ऐसा स्लोगन दिया था जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को बिल्कुल ही धूमिल कर रहा था, अब्यूजिव था वो स्लोगन। तो वो जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी का चार्ज लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सिमिलर स्टैंड पे ही प्रशांत भूषण को भी यहाँ पर जुडिशरी ने कंटेम्प्ट चार्जेस के अंडर में कन्विक्ट किया है। तो अगर अपन समझें इन चीज़ों को कि ये दो ट्वीट क्या थे, तो और अच्छे से कैलकुलेटिव मैनर में समझ में आएगा कि किस तरीके से जुडिशरी ने ये परफॉर्मेंस दी या फिर ये जजमेंट लिया। देखो फर्स्ट ट्वीट था, उसमें ये बताया कि जिसमें फोटो पोस्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो बाइक पे बैठे हैं, एक मोटर बाइक पे और बिना मास्क के, और साथ में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को तो आपने लॉकडाउन में डाल रखा है, लोगों को उनके जो लीगल राइट को एक्सेस करने का या फिर राइट टू एक्सेस जस्टिस है वो आपने डिनाई कर रखा है और खुद बिना मास्क के बाइक चला रहे हो। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को तो राइटर बोल रहे हैं कि ये क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका। तो ये तो चलो क्रिटिसिज्म की तरह एक्सेप्टेड था क्योंकि ये पर्सनल कैपेसिटी की बात थी कि इंडिविजुअल के ऊपर कमेंट था। पर सेकंड पार्ट जो आप बोल रहे हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रहा है राइट टू एक्सेस जस्टिस, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि पिछले लॉकडाउन के टाइम पे लगभग 12,000 केसेस की हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और आयरनी ये है कि जो प्रशांत भूषण है जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो खुद बहुत बार एज एन एडवोकेट और एज ए लिटिगेंट दोनों चीज़ों को लेकर लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं। तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हो कि जुडिशरी राइट टू एक्सेस जस्टिस को डिनाई कर रही है सिटीजन को। ऐसे ही दूसरा ट्वीट जो था उसमें ये बोला है कि अगर हिस्टोरियंस डेमोक्रेसी के बारे में, जब इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रॉय हुई, तो उसमें ये देखेंगे कि पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बराबर रहा इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक एथोस को इरोड करने में। और उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक तरीके से खराब रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने में। तो फर्स्ट पार्ट तो चलो ठीक है, बोला कि ये रिगार्डिंग डेमोक्रेसी है, उसकी डिस्ट्रॉय से रिलेटेड, तो ये पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये दिया जा सकता है। पर सेकंड पार्ट जिसमें आप रिमार्क कर रहे हो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी वजह से पूरी एंटायर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई में सही है? क्या ये वाकई में सही है कि केवल पिछले 4-6 सालों की एक्टिविटीज़ को आप लेकर के सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट कर दो कि भाई आप डेमोक्रेटिक डिस्ट्रॉय में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो ये एक सम्चुअरी एक एग्जाम्पल है कि नहीं, सम्चुअरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये चीज़ दोनों जो ट्वीट्स थे उनके सेकंड पार्ट जो थे वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट चार्जेस लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंपेल कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आप ऑब्जर्वेशन अरुंधति रॉय के जो अब्यूजिव कोटेशन से ले सकते हो वो चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करने में आपको हेल्प करती है। इन्हीं सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कदम। ठीक है, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी भी कंटेम्प्ट चार्जेस या फिर जो भी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिग्निटी को अपहेल्ड और लोगों के ट्रस्ट को अपहेल्ड करने के लिए जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी सर्कमस्टांसेस के बारे में देखते हैं। उनमें से ये भी देखते हैं कि किस पर्सन के अगेंस्ट में ये कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रशांत भूषण जो कि एडवोकेट हैं, एक हायर ऑफिसर की रैंक रखने वाले एक डिग्निफाइड एडवोकेट हैं बार एसोसिएशन में, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ही दें, हर कुछ ही नहीं, गलत क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। तो जब आप एक इंस्टीट्यूशन, वो भी पर्टिकुलर जुडिशरी जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके रोल को स्कैंडलाइज करते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो
एक कॉमन फील हमारे यहाँ पर ये होनी चाहिए कि लोगों को जुडिशरी में ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी ये ट्रबल टाइम चल रहा है जहाँ पर जुडिशरी एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम कर रही है लोगों की, चाहे वो बहुत सारे केसेज हो, चाहे वो कश्मीर वाला इशू हो, CAA हो, या फिर जो अभी बहुत सारे लोगों को राइट्स डिनाई किए गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये सारी इशू में कहीं ना कहीं जुडिशरी ही एक लास्ट रिजॉर्ट मिलती है। तो इस टाइम पे हमें पब्लिक के ट्रस्ट को इंक्रीज करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रस्ट को इंक्रीज करना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और लास्ट में राइटर ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जेनरोसिटी का आप फ़ायदा मत उठाओ गलत और फॉल्स स्टेटमेंट्स दे करके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप वैलिड लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म दोगे वो एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास में दोनों ओपिनियन आ गए हैं। एक तरफ तो प्रशांत भूषण की तरफ से ओपिनियन क्या था वो अपन प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ऐसी जो कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए हैं वो क्यों किया है, दोनों तरफ से। तो हम जो जुडिशरी की फंक्शनिंग पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको अपन डील कर पाएंगे आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई वी नीड सैरो सर्वे, हमें सैरो सर्वे की ज़रूरत क्या है। ये आर्टिकल लिखा है विनीता बाल और सत्यजीत रथ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेंडेमिक के टाइम पे, और ये चीज़ अपन केस स्टडीज़ में, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसमें पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, हो सकता है 10 मिनट लगे पर अपन समझ जाएंगे इन चीज़ों को सारा। ये रिवीजन हो जाएगा आपका कोरोना का पूरा जो भी था सिनेरियो अभी तक का। ठीक है, सिंस दिसंबर 2019 पूरा वर्ल्ड पेंडेमिक के चंगुल में फंस गया, और उसका नाम क्या था, SARS-CoV-2 वायरस। ये अपने आप में एक नई रियलिटी थी वर्ल्ड के लिए, जो कि इस डिजीज़ का अभी तक भी एंड नहीं आया है, क्योंकि अभी भी ये ट्रिकलिंग कर रही है। ट्रिकलिंग का मतलब क्या होता है, अभी भी लोग इसके इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं, और मतलब फर्टिलिटी रेट भी कहीं ना कहीं 2 से 3% बनी हुई है। तो डेथ भी लगातार बनती जा रही है, और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी अभी भी मेंटेन्ड है कि ये पेंडेमिक आगे किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर करेगा, कितना इफेक्ट डालेगा आगे। तो ये जो SARS-CoV-2, इसको बाद में धीरे धीरे अपन ने बोलना शुरू कर दिया कोरोना वायरस, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है क्राउन की तरह। ठीक है, तो इसको कोरोना वायरस बोल दिया गया, जिसने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट किया है। पर अभी तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितने लोग और इन्फेक्टेड होंगे और कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो क्लैरिटी है अपने को लाने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के लिए हमें सैरो सर्वेस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सैरो सर्वेस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। अभी तक क्या है, RT-PCR टेस्ट, या फिर आप जो नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि जिसमें आप ये जो नोज, थ्रोट, माउथ, इनसे आप फ्लूइड ले लेते हो और फिर टेस्टिंग करते हो। ठीक है, और साथ में ये चेक करते हैं कि कितना ही ये स्प्रेडेड है बीमारी। पर होता क्या है कि ये जो वायरस जो है, अभी तक हमने वायरस को टारगेट किया है, वायरस के मटेरियल को चेक किया है, जबकि सेरम जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड या फिर सेरम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वायरस अगर अटैक कर रहा है कोई भी ह्यूमन बॉडी पे, तो एंटीबॉडी क्रिएट होगी। अब एंटीबॉडी क्रिएट होगी इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब वो इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत दिनों तक, मान लो वायरस का इन्फेक्शन अगर आज है तो वो एंटीबॉडी आने वाले कुछ महीनों तक आपकी बॉडी में बनी रहती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका अगर 14 दिन में वायरस का इन्फेक्शन सही हो गया है, फिर आप अगर जो नोज, थ्रोट, माउथ फ्लूइड से आप लेकर के फिर टेस्टिंग करते हो, तो उससे तो आपको पता ये पड़ेगा कि इन्फेक्शन अभी हुआ है कि नहीं। अब इनमें तो यहाँ पर तो सिम्टम आपको मिलेंगे नहीं, जबकि ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो आपको कंटिन्यूसली आने वाले कुछ दिनों तक मिलेगी। तो जो फ्यूचर थ्रेट है, जो एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन मिल सकता है, वो तभी तो मिलेगा ना कि कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। मान लो कोई एक कॉलोनी है A, इसमें 50 जने इन्फेक्टेड हैं। ओके, अब 50 में से 25 के तो सिम्टम आ गए और 25 के सिम्टम्स नहीं आए, और आपने टेस्टिंग सिर्फ 25 की करवाई, मानो मेरी बात, ठीक है। तो उस केस में 25 जने जो हैं इनको तो आपने ट्रीटमेंट दे दिया, पर यहां पर जो 25 है इनके भी इन्फेक्शन है पर सिम्टम यहां पर नहीं आए, तो इनको कैसे ट्रीट करोगे। इसकी वजह से जो लो इम्यूनिटी वाला जो पर्सन है उसके पास में अगर आप बैठ जाते हैं इन 25 में से कोई भी एक, तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं
उस मेथड को थोड़ा सा स्विच करके हमें सेरम या ब्लड टेस्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी पे, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, और सारे इम्यून सिस्टम, सारी बॉडीज इक्वली नहीं करती रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है ब्लड को। ब्लड में भी जो एंटीबॉडी जनरेट होती है IgG, ये याद रखना अपने को कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है IgG, ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी जनरेट होती है बॉडी में वो है। तो बहुत सारे लोग तो असिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करोगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लड सैंपल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर राइटर एक स्टडी भी शो करते हैं। वो स्टडी है कि अभी रिसेंटली एक आर्ग्यूमेंट दिया ये जा रहा है, स्टडी को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? मान लो ये पूरा एक सेक्शन है, पूरा एक ग्रुप है 100 जनों का, ठीक है। इसमें एक जने को इन्फेक्शन हो गया या 5 जनों को इन्फेक्शन हो गया 100 में से। अब यहां पर जो ये वाला सेक्शन है ये इन्फेक्टेड सेक्शन है, और ये यहां पर है वीक इम्यूनिटी वाले लोग, ठीक है। अब क्या है, ये बीच वाला जो पूरा सेक्शन बच रहा है ये हो गया हाई इम्यूनिटी, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब ये 5 जने इन लोगों से ही कांटेक्ट में आते हैं, कौन से? जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनके इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा? इनका इम्यूनिटी सिस्टम उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, तो बीमारी आगे नहीं फैलेगी। तो इस वजह से यहीं पर बीमारी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर जो लो इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं वो बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है, तो इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट ठीक है, पर आप देखोगे कि सिम्टम्स जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। सिम्टम्स तो खत्म हो जाते हैं 14 दिन के अंदर अंदर, या फिर सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं, पर जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो कहीं ना कहीं डिफर करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। क्यों? कि इस सेक्शन में जो अपन ने एग्जाम्पल लिया, 100 में से 5 के इन्फेक्शन हुआ और 5 लो इम्यून थे, बचे हुए हाईली इम्यून थे। पर यहां पर हो सकता है कि 90 जने जो हैं, एक सेक्शन में 90 जने हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, तो उनके लिए तो घातक हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सेरो सर्विस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिसेंट जो स्टडीज़ की गई, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर उड़ीसा के बैरामपुर के अंदर या पुणे के अंदर जो स्टडीज़ की गई है, तो वहाँ पर जितने केसेस को या जितने लोगों को कोविड-19 का टेस्टिंग करके फिर उनको क्वारंटीन रख के या फिर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनसे ज़्यादा लोगों में ये जो एंटीबॉडी थी, कौन सी? IgG, ये उनसे ज़्यादा परसेंटेज में मिली है। तो यहाँ पर पुणे का एग्जाम्पल देते हैं कि जिन झुग्गी बस्तियों में, हटमेंट्स में ये पॉजिटिव मतलब कोरोना के बहुत सारे केसेस आए थे, वहाँ पर आपने ट्रीटमेंट जो दिया था, रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट के बेसिस पे पता पड़ा कि केवल 4% लोगों को ही कोविड-19 हुआ था, ठीक है। जबकि जब उसी झुग्गी बस्ती में कुछ टाइम बाद में ये जब सेरम या सेरो सर्वे किया गया, ब्लड टेस्टिंग की गई, तब यह पता पड़ा कि लगभग 51% लोगों की बॉडी में ये एंटीबॉडी जनरेटेड थी। तो ये अपने आप में कितना गैप शो कर रहा है, अपन समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि यहां पर अपने को SARS-CoV-2 को अगर कंट्रोल करना है, वाइडली स्प्रेडिंग को रोकना है, तो हमें ब्लड टेस्टिंग पे, सेरम टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अर्बन कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा फैला है कोविड-19, वो भी पर्टिकुलर उन रीजन्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोकेलिटी है। तो हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो फैमिली में भी इन्फेक्शन फैला सकता है, क्योंकि पता तो पड़ नहीं रहा है, और हो सकता है कि अपन जब बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये इन्फेक्शन फैल चुका हो। तो अभी ज़रूरत क्या है कि RT-PCR टेस्टिंग है, वो भी अभी जहाँ पर जिस वॉल्यूम पे होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत लो लेवल पे चल रही है, तो हम बहुत सारे केसेस को छोड़ रहे हैं। चाहे आप रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं केसेस बहुत ज़्यादा छूट रहा है, मतलब टेस्टिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। जबकि हमें ज़रूरत क्या है कि हम इन टेस्टिंग के अलावा अलग से पूरा का पूरा एक रिगरस टेस्टिंग का पूरा सिस्टम डेवलप करें, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है उनके लिए प्रॉपर प्लान आउट कर सके, पॉलिसी अच्छे से फॉर्मुलेट कर सके।
हमें ये जो अभी डर बैठा हुआ है सोसाइटी के अंदर कि भाई क्वारंटीन कर दिया जाएगा या फिर इनकम सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब जो कोरोना की वजह से जो सोशल डिसरप्शंस आए हैं ना, कि मौतें ज़्यादा हो रही है, इस वजह से लोग डरे हुए भी हैं अंदर ही अंदर कि भाई अगर टेस्टिंग करवाने जाएंगे तो अगर पॉजिटिव आ गए गलती से भी तो हमें क्वारंटीन कर देंगे 14 दिन के लिए, तब हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे, और डर भी बैठा हुआ है। तो इस चक्कर से भी हम कहीं ना कहीं केसेस को मिस कर रहे हैं। तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लाना ज़रूरी है, जिससे कि वो वॉलंटरीली आगे आकर के और अपने खुद की टेस्टिंग करवाएं, और टेस्टिंग के बेसिस पे हम फिर अपना प्लान आउट करें, और लोगों को हमें कोलैबोरेटिवली इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम एक वैक्सीन को भी प्रॉपरली ट्रायल बेसिस पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि किस तरीके से वो परफॉर्म करे और किस तरीके से हमारे फ्यूचर की लाइन को हम ड्रॉ कर पाएं। तो कहने का मतलब ये है, मास टेस्टिंग ज़रूरी है, मास टेस्टिंग ज़रूरी है। ब्लड सैंपल्स को लो, ब्लड सैंपल्स के ऊपर टेस्टिंग करो, और साथ में लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, और जिन लोगों के इन्फेक्शन नहीं है उन लोगों को भी आप टेस्टिंग में लो, रैंडमली पिक करो लोगों को, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेक्शन लो, उसमें रैंडमली उठाओ लोगों को, उनकी टेस्टिंग करो, फिर बाद में दूसरे सेक्शन को लो। इस तरीके से करके हम एक इक्वलाइजर बेसिस पे, इक्वलिटी बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। अस और दैम वाला सेगमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू।